दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। वक्फ अमेंडमेंट बिल यानी कि वक्फ संशोधन बिल अब ये कानून बन गया है। संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर देर रात, आधी रात तक चली बहस और उसके बाद वोटिंग, और उस वोटिंग में सरकार की जीत, यानी कि वक्फ संशोधन विधेयक, वक्फ संशोधन बिल के फेवर में संसद के दोनों सदनों का बहुमत। उसके बाद ये बिल गया राष्ट्रपति जी के पास और राष्ट्रपति जी की मोहर के बाद अब ये बिल कानून का रूप ले चुका है। यानी कि वक्फ संशोधन अधिनियम जो था वो पास कर दिया गया और वो बिल पारित हो गया, कानून बन गया और इस पर एक्शन भी शुरू हो गया है। खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर इसमें बहुत सारी बातें देखी जा रही हैं। यूपी सरकार, यूपी शासन वक्फ संशोधन अधिनियम, वक्फ संशोधन बिल पर, कानून पर अब नए सिरे से काम कर रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कह चुके हैं कि जांच की जा रही है कि वक्फ की कितनी ज़मीनें हैं और वो किस तरीके से वक्फ के पास गई। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक मुद्दे पर चर्चा में हूं और वो मुद्दा ये है कि ये सब कुछ होने के बाद, यानी कि वक्फ संशोधन कानून बनने के बाद, खासकर एनडीए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन एनडीए, इस एनडीए की सेहत कैसी रही? भारतीय जनता पार्टी ने क्या पाया, क्या खोया? विपक्ष के हाथ में क्या नई चीज आ सकती है, क्या हुआ? अब राज्यों के अंदर चुनाव है, वहां क्या हो सकता है? अगर आप देखें तो इस वक्फ संशोधन कानून को पास कराने में, कानून बनने में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और संसद के अंदर जो एनडीए के घटक दल हैं उनकी तरफ से पूरी माथापच्ची थी। तमाम विरोध था, विरोधाभास था, तमाम बातें थी। इसके बाद ये कानून जो बनना था, जो इसका मसौदा था सारा, वो जेपीसी के पास भी गया। जेपीसी की कई बैठकें हुई, जेपीसी ने कई आपत्तियां और कई इसके अंदर दावे प्रतिदावे सब लिए और जेपीसी की संशोधित जो सिफारिश थी वो लोकसभा में पेश हुई, उसके आधार पर बहस हुई और अब ये कानून बन करके पास हो गया, कानून बन गया। मैं आपको बता रहा था कि किसने क्या खोया, क्या पाया। एनडीए, इंडिया, बीजेपी, कांग्रेस, सारी विपक्षी पार्टियां, सारी सत्ता पक्ष की सहयोगी पार्टियां। अगर आप देखें तो इस कानून को लेकर के और वक्फ को लेकर के आज भी पूरे देश के अंदर बहस है, चर्चा है। कई राज्यों के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर सुगबुगाहट है, कहीं दबी हुई, कहीं शांत सुगबुगाहट है। बिहार के अंदर लोग सड़कों पर हैं, तमिलनाडु के अंदर सड़कों पर हैं, बंगाल के अंदर सड़कों पर हैं, आंध्र प्रदेश के अंदर सड़कों पर हैं और कई राज्यों के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं, खासकर मुस्लिम समाज के लोग। और अगर आए तो फिर जहां भारतीय जनता पार्टी समर्थक सरकारें हैं, बीजेपी की सरकारें हैं, वहां किसी प्रकार के प्रदर्शन तो नहीं है, लेकिन खासकर हिंदू समाज के लोगों में और उसके अंदर भी खासकर जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा के साथ सहमत हैं, उनके अंदर खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है कि जैसे बहुत कुछ हो गया। अब बात आ जाती है कि क्या खोया, क्या पाया। अगर बात करें तो जो एनडीए की सरकार है और एनडीए के अंदर यानी कि भारतीय जनता पार्टी की, मोदी की सरकार के साथ जो समर्थक प्रमुख दल हैं, उन प्रमुख समर्थक दलों के अंदर नीतीश कुमार साहब की जनता दल यूनाइटेड है। बिहार में चुनाव होने हैं, चर्चा करूंगा इसी वीडियो में आपके साथ। आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू साहब की पार्टी तेलुगु देशम है। महाराष्ट्र की अजीत पवार साहब की पार्टी एनसीपी है। उत्तर प्रदेश के अंदर जयंत चौधरी, चौधरी चरण सिंह के सपनों की पार्टी, चौधरी चरण सिंह के सपनों की बगिया कहूंगा मैं उसको, आरएलडी है। और इसके अंदर पांचवी जो पार्टी है, वो पांचवी पार्टी इसके अंदर बिहार की है। रामविलास पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति रामविलास। ये 5 पार्टियां प्रमुख पार्टियां हैं जिनके पास ठीक ठाक सांसद हैं, जिनके पास ठीक ठाक सांसद हैं और समर्थन दे रहे हैं एनडीए को, सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मोदी सरकार को। पहले यही बात कर लें, राजनीतिक गलियारों में अलग अलग चर्चाएं हैं। कुछ लोग वो भी हैं जो बीजेपी के विरोधी मानसिकता वाले लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, जिनको वो फॉलो नहीं करते, पसंद नहीं करते। उनका तो ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ये 5 नेता जैसे
इस वक्फ संशोधन कानून के साथ में निपटा दिए ये पांचों राजनीतिक दल, पांचों नेता, क्योंकि इन पांचों राजनीतिक दलों का कहीं ना कहीं मुस्लिम मतदाता भी बड़ा वोट बैंकर है। मुस्लिम मतदाताओं से इनको बड़ी आस होती है कि मुस्लिम मतदाता उनको वोट करते हैं और करते भी हैं। बिहार के अंदर जनता दल यूनाइटेड को, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी का गठबंधन, राष्ट्रीय जो महागठबंधन है आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ हो, और या फिर चाहे वो एनडीए में हो, जिस भी गठबंधन में रहे, मुस्लिम मतदाताओं ने वोट किया नीतीश कुमार की पार्टी को। पिछला ही चुनाव देख लें आप, पिछले चुनाव के अंदर भी जो बीजेपी को और अलग अलग देख लें, हालांकि उस समय गठबंधन में अलग थे पार्टियां दोनों, लेकिन जो नीतीश कुमार का जो मैं मूल बता रहा था कि उनका बड़ा फॉलोवर है मुस्लिम मतदाता, लेकिन वक्फ कानून पास होने के बाद में और उस वक्फ कानून को पास कराने में नीतीश बाबू के सांसदों का समर्थन, सहयोग, ये कहीं ना कहीं जरूर साल रहा है मुस्लिम समाज के लोगों को। और इसका विधानसभा चुनाव में क्या असर होगा, क्योंकि इसी साल 2025 में विधानसभा चुनाव है बिहार का। बिहार से ही चिराग पासवान आते हैं। चिराग पासवान का भी बड़ा समर्थक है मुस्लिम मतदाता। चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान तो राजनीति यही करते रहे, अल्पसंख्यक की और पिछड़े की और दलित की। दलित और पिछड़े और अल्पसंख्यक की राजनीति को रामविलास पासवान जो करते थे, उसी को आगे धार दी चिराग पासवान ने। चिराग पासवान साहब के 5 सांसद हैं और इस समय चिराग पासवान सरकार के इस कानून के समर्थन में थे। चिराग पासवान से भी कहीं ना कहीं मतदाताओं की, खासकर मुस्लिम मतदाताओं की बेरुखी जरूर होगी। पिछले दिनों चिराग पासवान कह भी रहे थे वक्फ कानून के बाद में, और उससे पहले कह रहे थे कि ऐसे कई मौके आए जब रामविलास पासवान जी को याद कर रहे थे और बता रहे थे कि ऐसे कई मौके आए जब हमने अलग हट करके, लीग से हट करके फैसले लिए। कौन से फैसले थे वो? पासवान साहब तो अब दुनिया छोड़कर चले गए, शायद चिराग पासवान को पता हो, क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ तो रामविलास पासवान ने तो हमेशा अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़े की राजनीति की, इनको साथ लेकर के चले, मंडल की राजनीति की, कमंडल से दूर रहे। अब बिहार के अंदर क्योंकि चुनाव है तो मैंने दोनों नेताओं का आपको बताया, और इन दोनों नेताओं का क्या भविष्य होगा। क्या जो लोग कह रहे हैं कि निपटा दिए गए ये लोग, क्या यही कुछ हो सकता है? अगर अगली बात करें तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हुआ था। महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर अजीत पवार की पार्टी भी एक बड़ी पार्टी बनकर के उभरी। चाचा को बहुत पीछे धकेल दिया, शरद पवार को। महाराष्ट्र के अंदर भी पिछले दिनों औरंगजेब की मज़ार को लेकर विवाद चला था, और उस समय अजीत दादा ने सामने आकर के कहा था कि मुस्लिम समाज को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। ये बात अजीत पवार ने कही थी। अब क्योंकि वक्फ संशोधन कानून को लेकर के मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर कहीं बहुत ज़्यादा ऐतराज़ है, मुस्लिम समाज का विरोध है। हालांकि दिखाने की कोशिश की गई कि मुस्लिम समाज समर्थक में भी है, लेकिन जो टीवी पर आपने देखा होगा या फिर सोशल मीडिया में कुछ चेहरे दिखाई पड़े होंगे आपको, उनके अलावा कुछ है नहीं। मुस्लिम समाज के अंदर वक्फ को लेकर के बहुत ज़्यादा निराशा, हताशा, परेशानी है। और अब बात चिराग पासवान की हुई, बिहार के अंदर इनको क्या, इनकी राजनीति इससे प्रभावित होगी? अगर इनकी राजनीति प्रभावित होगी तो क्या भाजपा को भी असर पड़ेगा? और कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों नेताओं को बिहार में निपटा दिया हो, अपने वोट बैंक को, जो हिंदू वोट मतदाता है, उसको और मजबूत, सुदृढ़ कर लिया हो? चंद्रबाबू नायडू की बात कर लें। चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के अभी चुनाव हुए कुछ समय पहले ही, उनके पास स्पष्ट बहुमत है। इसके बावजूद भी क्योंकि वो गठबंधन धर्म है, एनडीए के अंदर शामिल हैं, तो एनडीए की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के नेता जो फिल्म स्टार है वो उप मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम का भी, चंद्रबाबू नायडू साहब की पार्टी का भी जो मुस्लिम मतदाता है, बड़ा फॉलोवर है। अभी हाल ही में रमजान की पार्टी के दौरान दिखे थे चंद्रबाबू नायडू, जालीदार टोपी पहने हुए, खूब पहनते हैं। अब क्या जवाब देंगे मुस्लिम मतदाताओं को, अपने समर्थकों को? वो क्या चंद्रबाबू नायडू से भी उसका मतदाता खिसकेगा? अब 5वां नंबर में आपको कह रहा था जयंत चौधरी का। जयंत चौधरी चरण सिंह की विरासत संभालते हैं। चौधरी चरण सिंह भी, उनके बाद चौधरी अजीत सिंह भी, और लंबे समय तक जयंत चौधरी भी। ये हमेशा बात करते रहे क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं जयंत चौधरी। और पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति ऐसी है कि एक तरफ किसान और जाट कम्युनिटी है, दूसरी तरफ मुस्लिम मतदाता हैं, और दोनों हमेशा वहाँ पर अगर कोई
जो झगड़े एक आध दो बार हुए उनको अगर दरकिनार कर दें तो ये दोनों मतदाता इकट्ठा होता है और ज़्यादातर ये राष्ट्रीय लोकदल का समर्थक है, मुस्लिम मतदाता भी और जाट मतदाता भी। और इस वक्फ को लेकर के जाट मतदाताओं के अंदर भी निराशा है। जाट मतदाता भी कहते हैं कि भाई जो हुआ ये नहीं करना चाहिए था। जाट कम्युनिटी, जाट मतदाता वैसे भी पिछले काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से नाराज चल रहा है, तो उनको आप कह सकते हैं कि उनका एक तरह से समर्थन हो गया मुस्लिम मतदाताओं को, मुस्लिम समाज को। ये 5 ऐसे नेता हैं जो इस समय एनडीए के घटक दल हैं, बीजेपी की, मोदी की, एनडीए की सरकार को समर्थन दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद इन 5 नेताओं की जो राजनीतिक जमीन कितनी खिसकी, कितनी खिसकेगी, और जो भारतीय जनता पार्टी के या समर्थक या शुभचिंतक कह रहे हैं कि क्योंकि हिंदू मतदाता साथ आ जाएगा तो क्या इनकी राजनीति प्रभावित नहीं होगी उससे। फिर अगर आगे बात करें, आपको बताऊंगा बीजेपी का भी इसके अंदर, और जो बीजेपी की विचारधारा उससे कितनी इनसे सहमत है वो भी बताऊंगा आपको। लेकिन पहले वो बता रहा हूं कि एनडीए को ये क्या नुकसान हुआ इसके अंदर, प्रत्यक्ष या परोक्ष भारतीय जनता पार्टी को भी इसमें नुकसान है या नहीं। ये तो 5 वो घटक दल, 5 वो नेता। उसके बाद आप देखें तो राज्यसभा के अंदर 4 ऐसे राजनीतिक दल थे जो हमेशा तटस्थ रहा करते थे। कहने के लिए वो अमित शाह साहब से मिलते भी थे, लेकिन अब जब मतदान की बात हुई, वक्फ संशोधन बिल पर जो राज्यसभा में बहस हुई और बहस के बाद मतदान हुआ, तो 81-82 सांसद समर्थन होने चाहिए थे कांग्रेस वाले गठबंधन के साथ में, लेकिन वो संख्या पहुंची 99 तक। और उसके अंदर जिन लोगों ने कांग्रेस के साथ दिया, कांग्रेस का साथ यूँ कहा जाएगा क्योंकि वो वक्फ संशोधन कानून का बिल का विरोध कर रहे थे तो सरकार का विरोध था, सरकार का विरोध था तो विपक्ष का सहयोग था, विपक्ष का सहयोग था तो फिर कांग्रेस प्रमुख विपक्षी पार्टी है ही, इंडिया गठबंधन को सहयोग हो गया। ये जो 4 नेता जो ये वाले थे, इनके आप नाम देखें तो सबसे पहले इसके अंदर नाम आता है वाईएसआर का, तेलंगाना वाले साहब, केसीआर साहब का नाम आता है, के चंद्रशेखर राव का। के चंद्रशेखर राव की बेटी अभी के कविता ने कुछ क्वेश्चन पूछे थे राहुल गांधी से, असहज किया था उनको, लेकिन क्योंकि अपनी जो उनकी राजनीति है उसको साधने के लिए CS राव साहब ने, चंद्रशेखर राव साहब ने समर्थन नहीं दिया वक्फ संशोधन कानून को, उसके खिलाफ वोट दी। और उसके खिलाफ वोट दी तो उनके सांसद जो हैं लोकसभा के अंदर वो 4 सांसद हैं। दूसरी पार्टी है AIDMK, तमिलनाडु की पार्टी। एक तरफ DMK यानी कि करुणानिधि साहब की पार्टी जिसको स्टालिन चला रहे हैं अब, दूसरी तरफ AIDMK जयललिता की पार्टी। इन पार्टी के लोगों ने लोकसभा विधानसभा चुनाव के दौरान में भाजपा के साथ में गठबंधन भी किया था थोड़ा सा। पिछले दिनों अमित शाह साहब के साथ दिखे भी थे, लेकिन क्योंकि अपने मतदाताओं को साथ के चलना है, मतदाताओं को संदेश देना है, तो फिर मजबूरी थी और मजबूरी में इन्होंने वक्फ संशोधन कानून का विरोध किया राज्यसभा के अंदर। 4 सांसद इनके थे, जयललिता जी के AIDMK। तीसरी पार्टी में आपको बता रहा था जगन मोहन रेड्डी, YSR पार्टी, जगन मोहन रेड्डी साहब की। आंध्र प्रदेश के अंदर 7 सांसद हैं इनके पास में। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी को हटा करके ही सरकार बनी आंध्र प्रदेश के अंदर तेलुगु देशम पार्टी की, जिसके अंदर मुख्यमंत्री बने चंद्रबाबू नायडू। लेकिन इसके बावजूद भी जगन मोहन रेड्डी की नज़दीकियां जो हैं भाजपा नेताओं से कम नहीं है। लेकिन क्योंकि फिर अपने मतदाता को, वोट बैंक को साधना था, इसलिए जगन मोहन रेड्डी ने भी इस कानून के विरोध में वोट किया। और चौथा नाम इसके अंदर बीजू जनता दल का है, नवीन पटनायक साहब की पार्टी, ओडिशा की पार्टी। ओडिशा में लंबे समय से नवीन पटनायक का और उससे पहले बीजू पटनायक साहब का शासन रहा, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने ओडिशा पर कब्जा कर लिया, ओडिशा को जीत लिया। नवीन पटनायक के लिए कहते हैं कि वो पहले ही भारतीय जनता पार्टी के कुछ नीतियों कार्यक्रमों से कुछ परेशान रहते हैं, समर्थन तो देते रहते हैं, कारण उसके कुछ भी हो सकते हैं, जांच एजेंसियों को कह दूं या कुछ और कह दूं, लेकिन ये जरूर है कि इस कानून के विरोध में वोट किया इसके अंदर नवीन पटनायक की पार्टी के सांसदों ने भी। जिन लोगों ने वोट नहीं किया तो समर्थन नहीं किया, वो बाहर चले गए सदन से, वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। तो अगर आप देखें तो ये 4 वो राजनीतिक दल जो मैं आपको नाम बता रहा था, जो कहीं ना कहीं भाजपा के संपर्क में रहे, चाहे वो उसके अंदर KCR हो, चाहे वो YSR जगन मोहन रेड्डी हो, उनके फोटो आप देख सकते हैं मोदी जी के साथ में, और चाहे वो चौथी पार्टी इसके अंदर
AIDMK रही हो। अब बात आ जाती है कि ये 4 तो पार्टियां वो हुई और 5 पार्टियां वो जो आज भी NDA का हिस्सा है, जिनके समर्थन से सरकार चल रही है। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ संशोधन कानून लाने में, इस बिल को कानून बनवाने में अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं बरती। पूरे तरह से प्रयास किए गए। पहला मौका था, संसद चली रात को 2 बजे तक और संसद के अंदर सभी माननीय बैठे और बैठने की बहस हुई। अब अगर बात करें दूसरे पक्ष की, तो बिहार के अगर चुनाव क्योंकि है, इसलिए बिहार की चर्चा ज़्यादा होगी। इसी साल में बिहार में चुनाव है। इस कानून का फायदा लेने के लिए, राजनीतिक फायदा लेने के लिए तेजस्वी यादव पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं, लालू प्रसाद यादव भी लगे हुए हैं। हालांकि बीमार दिखाया गया, उनको जेल जाना था क्योंकि जमानत का उनका समय पूरा हो रहा था। खैर वो राजनीतिक बातें अलग हैं, मैं आपसे वक्फ की बात कर रहा हूँ। तो तेजस्वी यादव पूरे जोर शोर से लगे हुए इस मुद्दे को भुना रहे हैं और कह रहे हैं अपनी बातें। अगर मैं आपसे महाराष्ट्र की करूं तो महाराष्ट्र के अंदर भी, क्योंकि इससे अजीत पवार को नुकसान है, ये जो 5 नेता थे, अजीत पवार हुए, चंद्रबाबू नायडू हुए, नीतीश कुमार हुए, जयंत चौधरी हुए और चिराग पासवान, जो 5 NDA के समर्थक हैं, मोदी सरकार को समर्थन दे रहे हैं, ये भी कई असहज जरूर होंगे। और कांग्रेस का अगर कहें तो, और इंडिया गठबंधन की बात अगर करें तो उनको बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया जिससे कि वो, अब हालांकि सुप्रीम कोर्ट में कई राजनीतिक पार्टियों के सांसद गए हैं, समाजवादी पार्टी के गए हैं, आम आदमी पार्टी के गए हैं, इसके अंदर कांग्रेस की तरफ से भी गए हैं। अगर बात प्रत्यक्ष किया जाए तो कानून बनने के बाद में भी राजनीति जो है वो बड़े अलग किस्म की चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और शुभचिंतक जो लोग हैं, उनके अंदर ये बात है कि हिंदू जो मतदाता है, जो RSS की फिलॉसफी को मानने वाला मतदाता है, वो पूरी तरह से खुश है और इसके अंदर बड़ा इजाफा हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इन नीतियों से असहमत हैं, और या फिर मुस्लिम समाज के लोग। आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को इस वक्फ संशोधन कानून से राजनीतिक फायदा होगा या नुकसान? और क्या इस वक्फ संशोधन कानून के बनने के बाद से कांग्रेस को और विपक्षी दलों को संजीवनी मिलेगी? आपको क्या लगता है क्या होगा? और जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहाँ का सियासी पारा कैसा रहेगा, मिजाज कैसा रहेगा और फिर परिणाम कैसे आएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।